हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, इसमें क्या क्या है और उसके बाद हम देखेंगे वही टॉपिक पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले जीपैट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो है कंट्रोल करती है। इसके टू डिविजन्स है, फर्स्ट इज द सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज द पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फाइट और फ्लाइट के लिए। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक मतलब कि हम जब बहुत ही हाइपर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, तब के टाइम पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहती है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्ट कर रहे हैं या फिर खाना डाइजेस्ट हो रहा है तब के टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहती है। ठीक है, तो अभी इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल है या वर्क करते हैं वो हम इसमें समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री गैंग्लियोनिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटिलकोलिन। ओके, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं वो है एसिटिलकोलिन इन पैरासिम्पैथेटिक स्टेज, और सिंपैथेटिक स्टेज में नॉरएड्रेनालिन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स दैट इज विच रिलीज एसिटिलकोलिन। ओके, अभी आपको पता ही होगा कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक में हमेशा या सिंपैथेटिक कंडीशन हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, क्या रिलीज होगा? एसिटिलकोलिन ही रिलीज होगा। लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में एसिटिलकोलिन रिलीज होता है और सिंपैथेटिक कंडीशन में नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट समझते हैं हम कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है उसमें क्या इन्वॉल्व है? मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, ऐसे दो टाइप के रिसेप्टर है। ठीक है, फर्स्ट इज द मस्कारिनिक एंड सेकंड इज द निकोटिनिक। ओके, तो मस्कारिनिक में 3 टाइप्स है, वैसे तो 5 टाइप्स है। ठीक है, M1, M2, M3, M4, M5, बट M4 एंड M5 बोथ आर प्रेजेंट ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स वाई here there are most important receptors, that is M1, M2 and M3. Okay, now nicotinic receptors are NN एंड NM, आयन चैनल रिसेप्टर के टाइप के हैं। ठीक है, ये M1, M2, M3 ये जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, और निकोटिनिक रिसेप्टर के जो टाइप है वो आयन चैनल रिसेप्टर है। ठीक है, अभी देखते हैं हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। उसमें भी सब टाइप्स है, अल्फ़ा 1, बीटा 1, और बीटा के अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, और बीटा के टाइप से बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अभी ये क्या क्या कॉज करते हैं, इनके क्या फंक्शन है? ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ा 1 जो है वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। ठीक है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज। ठीक है, डिक्रीजिंग द नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज। देन बीटा 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, बीटा 2 is responsible for bronchodilation, बीटा 3 is responsible for lipolysis। ठीक है, जीपैट में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर को और उसके फंक्शन को मैच करे, मैच द पेयर्स में ये क्वेश्चन हमेशा जीपैट में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्फ़ा 1 क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, अल्फ़ा 2 नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज डिक्रीज करेगा, देन बीटा 1 हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, एंड बीटा 3 लिपोलाइसिस करेगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट कौन से। इसमें M3 जो है ये डोमिनेंट है। सबसे पहले आई पर क्या इफेक्ट करता है? पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो आई का मियोसिस कॉज करेगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करेगा M2 रिसेप्टर पे एक्ट करके, लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। ठीक है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन इन्हांस करेगा, और GIT की मोटेलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इंक्रीज करेगा। इसका आप एक निमोनिक्स के हेल्प से याद रख सकते हैं, दैट इज स्लज। स्लज का लॉन्ग फॉर्म क्या? सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, GI क्रैम्प्स एंड इमेसिस। दीज आर द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट कैसे याद रख सकते हैं आप? बाय यूजिंग द स्लज, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, U फॉर यूरिनेशन, D फॉर डायरिया, G फॉर GI क्रैम्प्स एंड E फॉर इमेसिस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट। ओके, अभी सिंपैथेटिक सिस्टम के क्या इफेक्ट है? आई में क्या कॉज करेगा? माइड्रेसिस। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कॉज कर रहा था? मियोसिस।
सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कॉज करेगा, माइड्रियासिस, हार्ट रेट इंक्रीज होगा यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर के पे एक्ट करके। पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा था। पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, सिंपैथेटिक में ब्रोंको डायलेशन होगा, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होगा बाय एक्टिंग ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। हम इसको याद रख सकते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हम जब भी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रहते हैं तब हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होती है और ये सारे कॉजेस इसके होते हैं, ठीक है। जब भी हम घबराए हुए, ठीक है, अचानक हमने कुछ बड़ी सी चीज़ देख ली जिससे हम घबराते हैं, लाइक शेर देख लिया, तो क्या होगा, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, दैट इज़ माइड्रियासिस होगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्रोंको डायलेशन होगा मतलब सांस फूलने लगेगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट, अभी हम इसके ऊपर ही 15 MCQs देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट MCQ से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, विच रिसेप्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज हार्ट रेट इन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ऐसा कौन सा रिसेप्टर है जो हार्ट रेट डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में। ऑप्शन ए M1 रिसेप्टर, बी M2 रिसेप्टर, सी M3 रिसेप्टर एंड डी NN रिसेप्टर, दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज M2 रिसेप्टर, ठीक है। M2 रिसेप्टर जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ओके। नाउ अभी समझते हैं इसको इन डिटेल। M2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन SA एंड AV नोड। M2 रिसेप्टर जो है वो SA नोड और AV नोड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये कैसे एक्ट करता है, बाय एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक AMP, ठीक है। साइक्लिक AMP पाथवे को एक्टिवेट करता है, डिक्रीज साइक्लिक AMP एंड डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट एंड कंडक्शन। और हमेशा जीपैट में जो रिसेप्टर लोकेशन के और कोरिलेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट रहता है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल कॉज। M3 रिसेप्टर का एक्टिवेशन जब होता है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, M3 रिसेप्टर से। ऑप्शन नंबर ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बी वैसो डायलेशन, सी टैकिकार्डिया एंड डी ब्रोंको डायलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वैसो डायलेशन, ओके। बिकॉज ये एक्ट करता है हमारे एंडोथेलियम पे और वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करेगा और क्या करेगा, वैसो डायलेशन करेगा, ठीक है, वैसो डायलेशन कॉज करेगा। नाउ इसको डिटेल में समझते हैं। M3 ऑन एंडोथेलियम रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, एंड वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। यहाँ पे जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्मूथ मसल पे वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड के मेडिएटेड जो रिलैक्सेशन होता है वो डोमिनेट्स करता है हमेशा। तो M3 रिसेप्टर का क्या होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पे, वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग प्रोड्यूसेस एट्रोपिन लाइक टॉक्सिसिटी। ऑप्शन नंबर ए फाइजोस्टिग्मिन, बी ऑर्गेनोफॉस्फेट, सी एंटीहिस्टामाइन एंड डी नियोस्टिग्मिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटीहिस्टामाइन फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, ओके। ये जो है ये एट्रोपिन लाइक टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ओके। फाइजोस्टिग्मिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं आएगा, नियोस्टिग्मिन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर जो है लाइक डायफिनहाइड्रामाइन हैव एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज एंड they cause dry mouth, blood vision and urinary retention. These are the side effects of this drug, okay. Now our next question is nicotinic receptor at autonomic ganglion are option number A ligand gated ion channel, B GPCR that is G protein coupled receptor, C tyrosine kinase receptor and D nuclear receptors. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल। हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो आयन चैनल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। निकोटिनिक रिसेप्टर दैट इज NN एंड NM आर आइनोट्रोपिक फास्ट डिपोलराइजेशन वाया सोडियम इन्फ्लेक्स। सोडियम इन्फ्लेक्स से फास्ट डिपोलराइजेशन करते हैं, ठीक है, और ये आइनोट्रोपिक टाइप के रिसेप्टर है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग कॉजेज इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटिलकोलिनेस्टरेज। ऑप्शन नंबर ए नियोस्टिग्मिन, बी फाइजोस्टिग्मिन, सी इकोथियोफेट एंड डी यूड्रोफोनियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोथियोफेट, ओके।
सो ये जो इकोथियोफेट है ये एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करेगा इरिवर्सिबली, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं इन डिटेल। इकोथियोफेट ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कैटेगरी का ड्रग है, ओके। नाउ ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है विद एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम एंड इरिवर्सिबली इनिबिशन करता है, ठीक है, एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम का, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन लीड्स टू ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, बी डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, सी ब्रोंकोडाइलेशन एंड डी इंक्रीज्ड हार्ट रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, ठीक है। जो प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है तब क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज डिक्रीज होता है, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर एक्ट एज ए नेगेटिव फीडबैक ऑटो रिसेप्टर, इनहिबिट नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज एंड क्लोनिडिन वर्क्स बाय दिस मैकेनिज्म। जो क्लोनिडिन ड्रग है ये इस मैकेनिज्म से वर्क करता है, ठीक है। अल्फा 2 रिसेप्टर नेगेटिव फीडबैक ऑटो रिसेप्टर करके वर्क करेगा, ठीक है। ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, और ऐसा जो मैकेनिज्म है वो कौन वर्क करता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोनिडिन, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। ऐसा कौन सा ड्रग है जो ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, कार्डियक को सिस्टम को स्टिमुलेट ना करके सिर्फ ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ऐसा कौन सा ड्रग है। फर्स्ट ऑप्शन इज आइसोप्रोटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी इज साल्बुटामॉल, सी इपिनेफ्रिन एंड डी प्रोप्रानोलॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साल्ब्यूटामॉल, ठीक है। साल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा और कार्डियक स्टिमुलेशन पे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। ये सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करेगा। बीटा 1 पे इस बीटा 1 रिसेप्टर पे बहुत ही कम इफेक्ट रहता है, दैट्स वाई कार्डियक स्टिमुलेशन नहीं करेगा और वेरी स्मॉल अमाउंट में करेगा, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 विच रिसेप्टर मीडिएट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरिस। ऑप्शन नंबर ए M3, बी बीटा 2, सी अल्फा 1 एंड डी M2। तो हमारे रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे जो रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अल्फा 1, ओके। अल्फा 1 एक्टिवेशन होके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल होगा, माइड्रेसिस कॉज करेगा, प्यूपिल का डायलेशन करेगा, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 अ पेशेंट टेकिंग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर may experience bronchospasm due to blockade of option number A beta 1, B beta 2, C alpha 1 and D M3 रिसेप्टर, ओके। जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर लेने वाला पेशेंट है वो उसको ब्रोंकोस्पाज्म कॉज होगा, ठीक है। तो वो किस रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर पे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जब एक्ट करेंगे तो ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेंगे, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन, बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है, और उसका अगर ब्लॉक हो जाए बीटा 2 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जो कि अस्थमा में बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच ड्रग इंक्रीजेज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मार्कली। ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रोटेनॉल, बी इपिनेफ्रिन, सी नॉरएपिनेफ्रिन एंड डी डोपामाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो मेनली एक्ट करता है अल्फा 1 रिसेप्टर पे और यहाँ पे इंटेंस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दोनों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया है, देखिए नॉरएपिनेफ्रिन स्ट्रांगली स्टिमुलेट्स अल्फा 1 रिसेप्टर, इंटेंस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। Now our next question is the primary neurotransmitter released from postganglionic sympathetic fibers except sweat glands is option number A acetylcholine, B norepinephrine, C dopamine and D serotonin।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। द प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो कौन सा है? नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से हमेशा एसिटिलकोलिन रिलीज होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या होगा? सिंपैथेटिक कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या होगा? एसिटिलकोलिन रिलीज होगा। ओके, हमने सबसे फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड में ही देखा था, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, एक्सेप्शन स्वेट ग्लैंड्स एंड एसिटिलकोलिन, जो कि स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है? एसिटिलकोलिन रिलीज करती है। एक एक्सेप्शन है इसके लिए, ठीक है। एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स में, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से है एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, बाकी के न्यूरॉन से, पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन से क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, ओके, हमेशा इन सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक। बट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में सिंपैथेटिक कंडीशन में नॉरएपिनेफ्रिन और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में एसिटिलकोलिन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज्ड इन माइस्थेनिक क्रिसिस डायग्नोसिस? ओके, ऑप्शन नंबर ए एट्रोपिन, बी यूड्रोफोनियम, सी पिलोकार्पिन एंड डी क्लोनिडिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूड्रोफोनियम। यूड्रोफोनियम ये हम माइस्थेनिया क्राइसिस के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। यूड्रोफोनियम इज शॉर्ट एक्टिंग एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, रैपिड इंप्रूवमेंट कन्फर्म्स माइस्थेनिया ग्रेविस। यहाँ पे शायद माइस्थेनिया ग्रेविस पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है उसमें क्या है? यूड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर करके यूज़ करते हैं। एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है यूड्रोफोनियम, और ये माइस्थेनिया ग्रेविस को कंफर्म करता है। यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, इसके लिए डायग्नोसिस के लिए यूड्रोफोनियम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेशन इंक्रीजेस हार्ट रेट वाया? ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, बी इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, सी इंक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी डिक्रीज कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। जब भी बीटा रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है हार्ट रेट इंक्रीज होता है, लेकिन किस मैकेनिज्म से? तो मैकेनिज्म क्या है? साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है और इसकी हेल्प से क्या होगा? हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जीएस प्रोटीन एक्टिवेट करेगा, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, देन साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा और कैल्शियम इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग ब्लॉक्स बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर? ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनोलॉल, बी प्राजोसिन, सी लैबेटोलॉल एंड डी एटेनोलॉल। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैबेटोलॉल। लैबेटोलॉल क्या है? अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, ठीक है। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में लैबेटोलॉल ये ड्रग यूज़ होता है, ठीक है। अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 तीनों रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कॉजेस ऑल एक्सेप्ट? ऑप्शन नंबर ए मियोसिस, बी ब्रांकोस्पजम, सी ड्राई माउथ एंड डी डायरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या क्या कॉज होगा? ठीक है, मियोसिस कॉज होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है और डायरिया होता है, लेकिन ड्राई माउथ नहीं होता। ड्राई माउथ एक एट्रोपिन पॉइजनिंग में होगा, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में नहीं होगा ड्राई माउथ, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ड्राई माउथ हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इंक्रीज करता है एसिटिलकोलिन, एक्सेसिव मस्कैरिनिक स्टिमुलेशन, स्लज सिम्टम्स, ड्राई माउथ ऑकर्स इन एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, नॉट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ड्राई माउथ जो है वो किस में होगा? एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी में होगा, ना कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।